जमुना ने जिस तरह से तरैया नामक उस योद्धा के बारे में बताया, उसे सुनकर दक्ष और नामधारी बूढ़ा हैरान रह गए। निश्चित रूप से तरैया एक प्रभावशाली योद्धा था। कोई भी तरैया असुर को हल्के में नहीं ले सकता था। अभिलेख कक्ष में दुश्मन योद्धाओं की सूची में कुछ इस तरह का वर्णन मिलता था। दक्ष ने उस सूची को बंद कर दिया और धीमी आवाज में बड़बड़ाया, अनिल देव की क्षमता 5वें स्तर के शीर्ष परम योद्धा के स्तर तक पहुंच गई और उसे 5वें स्तर के योद्धा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि 7वें स्तर के योद्धा के रूप में तरैया असुर की क्षमता वाकई उच्च स्तरीय होनी चाहिए। नामधारी बूढ़ा तिरस्कार से भरा हुआ दिख रहा था। तो उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक है लोगों के खून को चूसना। मुझे बस अग्निशोध पत्थर का इस्तेमाल कर उसे जलाकर राख करना है। जमुना ने फौरन कहा, उस तरैया असुर को सामान्य योद्धा समझने की भूल मत करो। उसका शरीर बेहद मजबूत है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी लोहे से बना हो। आग की लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मैं बुरी तरह से घायल हो गया क्योंकि मेरे चारों तरफ लोहे की कीलें फैल गई थी। उसकी बातें सुनकर दक्ष की भौएं तन गई। क्या तरैया असुर ने खुद से तुम पर हमला नहीं किया था? जमुना ने लंबी सांसें ली और कहा, अगर उसने किया होता तो मैं अब तक जीवित कैसे रह सकता था? मुझ पर उसके लाश योद्धाओं ने हमला किया था। जमुना की युद्ध क्षमता अनिल देव की तुलना में अधिक थी, फिर भी वो तरैया असुर के लाश योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सका। दक्ष ने पूछा, क्या वो वास्तव में इतना मजबूत है? जमुना ने कहा, बेशक वो शक्तिशाली है। जब उसके लिए स्थितियां सहज होती हैं तो उससे मुकाबला करना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। वैसे भी युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों के रक्त को अवशोषित कर वो अपनी क्षमता को विकसित करता रहता है, जिसके कारण कितनी देर भी वो लड़ाई कर ले लेकिन उसकी ऊर्जा कम नहीं होती है। दक्ष ने कहा, यदि ऐसा है तो उसे हमें हर हाल में रोकना होगा, अन्यथा वो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। जमुना ने कहा, तरैया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि वो दिव्य रक्त का सेवन कर लेगा तो निश्चित रूप से युद्ध की दुनिया का भगवान कहे जाने वाले योद्धा के रूप में वो खुद को स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा। दक्ष ने सवाल पूछना जारी रखा, तुम पर हमला करने वाले लाश योद्धाओं की क्षमता किस स्तर की थी? एक लाश योद्धा की क्षमता कम से कम एक शीर्ष परम योद्धा की हत्या करने की जरूरत थी। जमुना डरा हुआ दिख रहा था। वो अपनी बातें पूरी करता इससे पहले ही वो रुक गया। वो लाश योद्धा पूंछ वाले थे। पूंछ का उपयोग कर वो किसी पर भी आक्रमण कर सकते थे। उनकी पूंछों की क्षमता उच्च स्तरीय थी और उनकी भेदन क्षमता भी भयानक थी। यदि वो अपनी पूंछ का उपयोग कर किसी के कपड़ों पर आक्रमण करते हैं तो प्रत्येक हमले के साथ कपड़े में कम से कम 1000 से अधिक छिद्र हो जाएंगे। जमुना की बातों से स्पष्ट था कि उन लाश योद्धाओं ने जमुना को किस बेरहमी से पीटा था और उसके समूचे शरीर में अब भी सैकड़ों छिद्र थे। जमुना अचानक चुप हो गया और दक्ष को देखने लगा। दक्ष, क्या तुम्हारे पास कोई मजबूत कवच है? यदि तुम मुझे दे देते हो तो मैं अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाऊंगा। सच कहूं तो इस समय मेरे पास अच्छा कवच नहीं है। नामधारी बूढ़े ने कहा, तुम वाकई अजीब हो। तुम्हें कोई चीज मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? हम एक ही पक्ष के हैं ना, मुझे इस बारे में शर्माने की क्या जरूरत है? जमुना ने उल्टे नामधारी बूढ़े से सवाल किया। नामधारी बूढ़े ने कहा, बहुत बढ़िया। वैसे हम तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसके बावजूद हमने तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम्हें एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहिए? जमुना ने पहले नामधारी बूढ़े को देखा और फिर उसकी निगाहें दक्ष पर जा टिकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी क्षेत्र में मैंने भी तुम्हारी मदद की है। क्योंकि एहसान का बदला बराबर हो चुका है तो हमें इस संबंध में अधिक दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दक्ष मुस्कुराने लगा। उसने बिना देरी किए एक 5वें स्तर के कवच को जमुना को दे दिया। तुमने मेरी मदद की थी, इसके बदले मैंने तुम्हें एक कवच दिया है। जमुना ने बिना देरी के कवच को अपने सीने से बांध लिया और कहा, वाकई दक्ष एक उदार व्यक्ति है। दक्ष, हमारी दोस्ती आगे जारी रहेगी और हाँ, यदि तुम्हें वरिष्ठ मणिका पसंद है तो मैं तुम्हारे काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, भाई जमुना, मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जमुना ने खुद को संभाला और बुद्धिमानी दिखाई। तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। मैंने तो बस मजाक किया था। इस मामले में अधिक गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक पल की चुप्पी के बाद जमुना ने कहा, वैसे बहुत सारे योद्धा हैं जो कि मणिका का पीछा करना चाहते हैं और कई मेरे दरवाजे पर पड़े रहते हैं ताकि मैं उनकी पैरवी करूं। कईयों ने तो पैरवी के लिए मुझे ढेरों खजाने दिए, वो भी इस उम्मीद में कि उन्हें वरिष्ठ मणिका से मिलवाने में मैं मदद करूं। लेकिन मैं अपने वरिष्ठ का वफादार हूं। मैंने सभी उपहार और खजाने लौटा दिए, लेकिन सच कहूं, यह पहली बार है जब मैं किसी योद्धा की मदद करना चाहता हूं ताकि वो वरिष्ठ मणिका का पीछा करे। तुम जानते हो क्यों? दक्ष ने पूछा। क्यों? जमुना मुस्कुराया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि वरिष्ठ मणिका भी आप में थोड़ी दिलचस्पी ले रही है, साथ ही आपका चरित्र अच्छा है। अचानक जमुना गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि तरैया असुर का लक्ष्य वरिष्ठ मणिका हो सकती हैं। हमें जल्द से जल्द द्वीप पर वापस लौटना होगा। तरैया असुर का लक्ष्य मणिका होगी? दक्ष ने पूछा। जमुना ने कहा, बहुत अधिक संभावना है। हमारी पुरानी सभ्यता की सीमा से असुर जाति का एक शिविर लगा हुआ है। वहां अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं और दोनों पक्षों में गहरी नफरत भरी हुई है। अगर तरैया असुर वरिष्ठ मणिका को पकड़ लेता है या मार देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसे इसके लिए भारी मात्रा में पुरस्कार मिलेंगे। असुर जाति के प्रमुख तरैया असुर को एक क्षेत्र का प्रमुख बना देंगे। जमुना की तर्कपूर्ण बातें सुनकर दक्ष प्रभावित हुआ। जमुना को भले ही मूर्ख कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो मूर्ख नहीं है। सामान्य योद्धाओं की तुलना में वो काफी तेज है। जमुना कई बार संग्रामपुर की नदी के अंदर गया था। इसके अलावा उसने संग्रामपुर के भी कई हिस्सों का भ्रमण किया था, इसीलिए वो सुरक्षित मार्गों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसकी अगुवाई में अन्य योद्धा जल्द ही खतरे को पार कर नदी के आगे बढ़ गए। दक्ष जिस रास्ते का अनुसरण कर रहा था, उसका अनुसरण कर आगे बढ़ने में उसे 1 घंटे का समय लगता, जो कि बिल्कुल सही रास्ता था। अचानक दक्ष की नजर एक द्वीप पर पड़ी, जो कि पानी के बीचों बीच टापू की तरह था। वो विशालकाय था। यदि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती तो उसकी चमक और भी तेज हो जाती। दूर से दक्ष को उससे दिव्य आभा महसूस हो रही थी। इसके अलावा वो दिव्य आभा दक्ष पर दबाव डाल रही थी। नामधारी बूढ़े ने कहा, वो निश्चित रूप से असाधारण द्वीप होना चाहिए। नामधारी बूढ़ा बेहद खुश था। उसने अपना दर्पण निकाला और द्वीप की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने के बारे में विचार किया। जमुना ने नामधारी बूढ़े को देखा और कहा, वो द्वीप पुरानी सभ्यता से संबंधित युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा की विरासत है। वरिष्ठ योद्धाओं से युद्ध क्षमता सीखने के लिए पुरानी सभ्यता के कई योद्धा मौजूद हैं, इसलिए शांत हो जाओ। जमुना ने नामधारी बूढ़े को दर्पण का इस्तेमाल करने से रोक दिया। दक्ष ने पानी की सतह पर एक छाया देखी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वो मेरी आध्यात्मिक छाया है? दक्ष अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर उस छाया की जांच करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल छाया गायब हो गई। दक्ष की उत्सुकता और बढ़ती गई। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वेश और शशि दोनों को यहीं पर अपनी क्षमता बेहतर करने का अवसर मिला था? जमुना ने गंभीर लहजे में कहा, हम सामने से उस द्वीप पर नहीं उतर सकते हैं। यदि तरैया असुर ने उस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया है तो हम खुद को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जाहिर सी बात थी कि तरैया असुर के खिलाफ काम करने को लेकर जमुना काफी सावधान था। जमुना जानता था कि तरैया असुर बड़ी संख्या में लाश योद्धाओं को नियंत्रित करता है। इस तरह की क्षमता वाला योद्धा पूरे साम्राज्य को प्रभावित करने में सक्षम था। अपनी महान क्षमता का इस्तेमाल कर वो समूचे योद्धा समूह को नियंत्रित कर सकता था। यहां तक कि वो खुद के लिए नए क्षेत्र को विकसित कर सकता था और वहां का स्वामी भी बन सकता था। ऐसे उच्च क्षमता वाले योद्धा से कोई कैसे नहीं डरेगा? निश्चित रूप से जमुना ने जिस स्तर की क्षमता का प्रदर्शन किया था, उसके लिए खुद को सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल था। जमुना ने कहा, मैं नदी के अंदर एक सुरंग के बारे में जानता हूं, जो कि उस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता है। दक्ष ने जमुना की बातों पर विश्वास किया और उसके साथ आगे बढ़ने लगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद दक्ष, जमुना और बूढ़ा आदमी उस सुरंग से होते हुए पानी की सतह पर आ गए और द्वीप पर पहुंच गए। सौभाग्य से द्वीप पर किसी तरह की हलचल नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तरैया असुर अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। एकदम बढ़िया। ऐसा लगता है कि हम पहले ही यहां आने में कामयाब हो गए। चलिए महारानी को पूरी घटना बताते हैं। जमुना काफी खुश दिख रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, वैसे दक्ष, तुम संग्रामपुर क्यों आए?
कुछ देर की चुप्पी के बाद दक्ष ने कहा, मैं मणिका से मिलना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं उसे बताना चाहता हूं। जमुना ने जोरदार ठहाका लगाया। और तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वरिष्ठ मणिका का पीछा नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारी मंशा और भावना स्पष्ट हो रही है। खैर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं तो जरूर ले जाऊंगा। वरिष्ठ मणिका इस समय अभ्यास कर रही होंगी, जैसा कि पहले से ही अपेक्षित था। उस द्वीप पर पुरानी सभ्यता के कई योद्धा थे। मणिका की दिशा में बढ़ते हुए दक्ष ने उनमें कई दर्जन योद्धाओं को देखा जो इस समय नदी के किनारे खड़े होकर युद्ध की क्षमता और तकनीकों को समझ रहे थे। कुछ दूर बढ़ने के बाद जमुना ने दक्ष को प्रतीक्षा करने के लिए कहा और वो खुद मणिका को सूचना देने के लिए चला गया। दक्ष नदी की ओर निहार रहा था। नदी का वातावरण असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सत्य के नियम फैल रहे हों और वो दक्ष को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। हालांकि नदी की धारा अशांत थी और चारों तरफ धुंध बनाती हुई वाष्प उठ रही थी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सर्वेश हथेली तकनीक के अभ्यास के बारे में सोचने लगा। बेती नदी में से पूर्व भी दक्ष ने सर्वेश की हथेली तकनीक का अभ्यास किया था और उसे उम्मीद से कई गुना अधिक सफलता भी मिली थी। दक्ष ने सोचा कि अपनी आध्यात्मिक छाया को जारी कर उसे अभ्यास करने का निर्देश दे, लेकिन उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ी, तुम कौन हो और तुमने इस द्वीप पर कैसे प्रवेश किया? यह सुनकर दक्ष चौंक गया। उसने अपना सर घुमाया और दूसरी दिशा में देखा। उसके सामने एक युवती खड़ी थी। दक्ष इससे पहले उससे मिल चुका था। परंपरा मणिका की शिष्या थी। श्वेतांशी, वशीर और रोमित की तरह वो भी एक प्रसिद्ध योद्धा थी जो कि स्वर्ग क्षेत्र की योग्यता सूची में 19वें स्थान पर काबिज थी। उसकी प्रतिभा असाधारण थी। अभ्यास और क्षमता के मामले में भी वो विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष योद्धाओं के समकक्ष थी। नदी में उच्च आध्यात्मिक आभा के कारण दक्ष की आध्यात्मिक क्षमता में तेजी से सुधार हुआ और उसके सत्य के नियमों में भी तेजी से वृद्धि हुई थी। इतने कम समय से द्वीप पर रहने वाले योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्तियों में इस स्तर का सुधार हुआ तो फिर जो योद्धा लंबे समय से द्वीप पर रह रहे थे उनकी क्षमता स्पष्ट रूप से भयानक होगी। परंपरा से पिछली मुलाकात में दक्ष ने जिस स्तर की क्षमता को देखा उसमें काफी तेजी से सुधार हुआ था। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परंपरा ने सोचा कि वो एक घुसपैठिया है। अचानक उसके शरीर से एक भयंकर आध्यात्मिक आभा निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष पर हमला करने के बारे में सोच रही हो। अगले ही पल आध्यात्मिक आभा तलवार में बदल गई और दक्ष के सीने की दिशा में बढ़ने लगी। उस तलवार की गति काफी तेज थी। निश्चित रूप से किसी मानव योद्धा की त्वचा की प्रतिरोधकता इतनी नहीं थी कि तलवार को कोई रोक सके, लेकिन जब दक्ष के करीब वो तलवार आई तो खुद ब खुद उसने अपनी दिशा बदल ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे दूसरी दिशा में धक्का दे दिया हो। परंपरा की आध्यात्मिक आभा बेहद मजबूत थी। बावजूद कोई योद्धा उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। यह निश्चित रूप से उसके लिए हैरान करने वाली स्थिति थी। उसने बिना देरी किए अपनी तलवार निकाल ली। दक्ष परंपरा को समझाने के लिए इससे पहले कि कुछ बोलता उसकी तलवार दक्ष की आंखों तक पहुंच चुकी थी। दक्ष को निराशा हुई। उसने बिना देरी किए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और परंपरा की तलवार को रोक दिया। परंपरा गुस्से से कांप उठी। उसने खुद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में माना था, लेकिन कोई था जो उसके हमले को भी रोकने का दुस्साहस कर सकता था। दक्ष ने परंपरा के दर्जनों हमलों को आसानी से रोक दिया। परंपरा गुस्से से चिढ़ चुकी थी। वो दक्ष की हत्या करना चाहती थी। उसने दक्ष पर आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर हमला किया, लेकिन तभी दक्ष ने उसके हमले को रोक दिया और कहा, परंपरा कृपया मेरी बातें सुने। दक्ष की बातें सुनकर परंपरा की भौहें तन गई। वो अब भी नहीं रुकी। सत्य के नियमों का उपयोग कर उसने दक्ष पर हमला करना जारी रखा। परंपरा की क्षमता में सुधार को देखकर दक्ष काफी प्रभावित हुआ। इस द्वीप पर यदि युद्ध क्षमता सुधार की ये गति है तो निश्चित रूप से ये द्वीप महान है। दक्ष की तरह परंपरा भी 8वें स्तर के शीर्ष परम योद्धा की क्षमता को विकसित कर चुकी थी।
दक्ष की क्षमता में इतनी तेजी से सुधार की वजह धूप घड़ी थी, जबकि परंपरा की क्षमता में इतनी तेजी से सुधार होने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि वो द्वीप था। दक्ष ने परंपरा को समझाने और रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने दक्ष की एक भी नहीं सुनी। थक हार कर दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक छाया को प्रकट किया और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इंजेक्ट कर दिया। दक्ष की आध्यात्मिक छाया बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती थी। परंपरा की तलवार उसकी छाया से टकरा गई। इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्तियां? परंपरा चौंक गई। परंपरा ने भी आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी तलवार में इंजेक्ट कर दिया। तलवार की चमक इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखें चौंधी आ जाए। दक्ष के चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिख रही थी। इससे पहले कि परंपरा दक्ष पर हमला करती, तभी आवाज गूंजी, रुको। परंपरा ने अपनी तलवार वापस ले ली और अपना सर झुकाते हुए उस योद्धा का अभिवादन किया। प्रणिपात वरिष्ठ, ये आदमी। परंपरा ने अपनी बातें शुरू ही की थी, तभी मणिका ने अपने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, वो चंद्र देवी का दिव्य दूत दक्ष है। वो जमुना के साथ इस द्वीप पर आया था। मणिका के मुंह से दक्ष का नाम सुनकर परंपरा हैरान हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा का भाव एक साथ दिख रहा था। चाहे स्पेस टूर की शक्तियों से संपन्न योद्धा के रूप में उसकी पहचान हो, या दक्ष के आसपास रहने वाले महान योद्धा और उससे संबंधित किस्से और कहानी, हर किसी को दक्ष के बारे में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता होती थी। दक्ष के इस द्वीप पर आने की खबर फिलहाल नहीं फैलाई जानी चाहिए। तुम यहां क्या कर रही हो? अब तक मणिका ने दक्ष को एक बार भी नहीं देखा था। परंपरा ने कहा, असल में मल्हार के द्वारा मुझे पता चला कि तरैया असुर संग्रामपुर आ चुका है और वो द्वीप पर भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। विशेष रूप से आपकी मदद करने के लिए यहां आई थी। मणिका ने कहा, यह खबर निश्चित रूप से तेजी से फैलेगी, इसीलिए इस संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बताना। परंपरा ने अपना सर झुकाया और कहा, जो आपका निर्देश। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपनी बातें जारी रखी। दिजु राजवंश का राजकुमार और मल्हार इस समय एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं और दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरी नफरत भरी हुई है। मणिका ने अपनी निगाहें दक्ष की ओर फेर ली और कहा, जमुना ने बताया कि आपके पास मुझे बताने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या मैं जान सकती हूं कि वो क्या है? दक्ष ने मणिका की आंखों में देखा। मणिका की आंखों से स्पष्ट था कि उसके लिए दक्ष केवल एक अच्छा दोस्त है और वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है। दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में मणिका वास्तव में सबसे अधिक खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी क्षमता उच्च स्तरीय थी और उसने अपनी क्षमता को इस स्तर तक विकसित जरूर किया था जहां उसके लिए किसी के प्रति मोहित होना या उसके प्रेम में डूब जाना आसान नहीं था। अचानक आसमान में जोरदार विस्फोट हुआ। समूचा द्वीप हिल गया। तुरंत आसमान में सुनहरे रंग के प्रकाश की किरणें फैल गई। मणिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, दक्ष, हम आपसे बाद में बात करेंगे। मणिका और जमुना सिंह ने अपनी गति का उपयोग किया और वहां से गायब हो गए। दोनों के जाने के बाद परंपरा दक्ष के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर क्षमा प्रार्थी का भाव था। दक्ष, मैं लंबे समय से आपका नाम सुनती रही हूं। आपकी प्रतिभा और क्षमता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। मुझे इस समय खेद महसूस हो रहा है। वैसे आपने मेरा नाम लिया था, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? बेशक दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन उस समय दक्ष ने अपना भेष बदल रखा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, योग्यता सूची में स्वर्ग क्षेत्र के कुछ विशिष्ट योद्धा हैं। उनके बारे में हर किसी को मालूम है। वैसे भी आपकी सुंदरता इतनी उच्च स्तरीय है कि मैं स्वाभाविक रूप से आपके बारे में जान सकता हूं। दक्ष ने जानबूझकर इस तरह की तकनीक का उपयोग किया था। वैसे भी एक महिला की सुंदरता की प्रशंसा करना हमेशा उसकी क्षमताओं की प्रशंसा करने से कहीं अधिक कारगर और प्रभावी होता है। परंपरा को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद परंपरा ने कहा, जमुना आपको यहां लाया है, इसका मतलब है कि आप भरोसेमंद हैं और पुरानी सभ्यता के मित्र हो सकते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि आप मेरी स्वामिनी से क्यों मिलना चाहते थे? एक महत्वपूर्ण बात है, दक्ष ने कहा। दक्ष की आंखों की चमक देखकर परंपरा ने सोचा कि शायद मणिका इतनी खूबसूरत है, इसलिए एकांत में मिलने के लिए वो कोई बहाना बना रहा है। अभ्यास करने के लिए मणिका का अनुसरण करने के बाद उसने देखा
कि स्वर्ग क्षेत्र के कई योद्धा मणिका को देखने और उसका पीछा करने के लिए इस तरह के बहाने का उपयोग करते हैं। स्पेस टोर के शक्तियों से संपन्न योद्धा भी उन्हीं मानव योद्धाओं की तरह था। वो कोई विशिष्ट नहीं था जिसे मणिका की सुंदरता प्रभावित ना कर सके। इसके अलावा परंपरा ने यह भी अनुमान लगाया कि दक्ष उसकी गुरु मणिका का पीछा कर पुरानी सभ्यता के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार गौखुर क्षेत्र और झुंझुनू दोनों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वरिष्ठ जमुना निश्चित रूप से एक मूर्ख है। दक्ष ने उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो द्वीप पर आकर वरिष्ठ मणिका से मिल सके, परंपरा ने मन ही मन कहा। दक्ष ने ऊपर के बादलों की ओर देखा। वो इस समय चिंतित दिख रहा था क्योंकि देवराज भी द्वीप के नजदीक पहुंच चुका था। चलो चलते हैं और यहां के वातावरण को देखते हैं, दक्ष ने कहा। प्रतिभाशाली दक्ष, कृपया प्रतीक्षा करें, परंपरा ने दक्ष को ये कहते हुए रोक दिया। दक्ष ने सवालिया लहजे में उसकी ओर देखा। परंपरा ने लंबी सांस ली और दक्ष को समझाते हुए कहा, दक्ष, वरिष्ठ ने जैसा कहा कि किसी भी तरह आपके यहां आने की खबर नहीं फैलनी चाहिए। ऐसे में यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से वो मुझे डांटेंगे। दक्ष ने अपनी भौएं चढ़ा ली और सोचने लगा। दक्ष, आप अधिक ना सोचें। पुरानी सभ्यता को इस बात का डर नहीं है कि आपकी पहचान से हमें परेशानी होगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्वर्ग क्षेत्र से कई ऐसे योद्धा हैं जो वरिष्ठ मणिका का पीछा करते हैं, लेकिन उन सभी को वरिष्ठ मणिका ने अस्वीकार कर दिया है और उन्हें यहां पर कदम रखने की भी अनुमति नहीं दी गई है। यदि आप द्वीप पर प्रवेश करते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति दूसरे ख्यालात जन्म ले लेंगे। यह आपकी सुरक्षा के लिए भी हानिकारक होगा, परंपरा ने कहा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, वाकई पुरानी सभ्यता की परंपरा योग्य योद्धा है। इसके दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती हैं और वो भविष्य में अपनी क्षमता को विकसित करना जारी रखती है तो निश्चित रूप से मणिका से अधिक क्षमतावान होगी। दक्ष ने अगले ही पल अपना रूप बदल लिया और परंपरा की तरह दिखने वाला एक पुरुष योद्धा बन गया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं कुछ समय के लिए परंपरा का बड़ा भाई बन सकता हूं? परंपरा ने जब दक्ष को देखा तो एक पल के लिए वो चौंक गई। दक्ष के रूप बदलने की तकनीक में थोड़ी भी कमी नहीं थी। यदि वो पुरानी सभ्यता का दुश्मन होता तो निश्चित रूप से उसके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता था। परंपरा ने सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है। दक्ष और परंपरा दोनों ने द्वीप के अंदर जाने का फैसला किया। द्वीप बहुत बड़ा था। द्वीप पर कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे जिनकी क्षमता अद्वितीय थी। जब दक्ष और परंपरा ने द्वीप के अंदर प्रवेश किया तब तक दिजु राजकुमार और मल्हार ने लड़ाई बंद कर दी। मणिका अपनी हथेली को दूसरे हाथों से दबा रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक आभा बहुत तेज थी जो कि अन्य योद्धाओं को दबा रही थी। मणिका की क्षमता और बढ़ गई है। दक्ष ने मणिका को देखकर मन ही मन कहा, यदि तुम दोनों लड़ना चाहते हो तो अभी अभी इस तट को छोड़ दो। मणिका ने सख्त लहजे में अपनी बातें पूरी की। एक हट्टा कट्टा और सुंदर दिखने वाला आदमी बोला, क्योंकि वरिष्ठ मणिका खुद ही बोल रही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई और उकसाता है या इसकी पहल करता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा और तब तक लड़ाई जारी रखूंगा जब तक कि दुनिया खत्म ना हो जाए। ये मल्हार था। दिजु राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मेरा दुश्मन कितना ही नीच क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मैंने वरिष्ठ योद्धाओं को संग्रामपुर के अन्य हिस्सों को बंद करने के लिए भी इसी वजह से भेजा है ताकि आपको परेशान करने वाला कोई भी इस द्वीप पर प्रवेश ना कर सके। यहां तक कि तरैया असुर भी इस द्वीप पर प्रवेश करता है तो ये उसके लिए अंतिम यात्रा की तरह होगा। मल्हार ने उपहास किया तुम जानते हो कि तरैया असुर कितना भयानक है? तुम्हारे द्वारा भेजे गए मुट्ठी भर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वरिष्ठ मणिका, तरैया असुर से सुरक्षा के लिए हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने एक संभ्रांत योद्धा समूह को इसी काम पर रखा है जो कि यहाँ की सुरक्षा सारिणी को भी अच्छी तरह से जानते हैं और 8वें स्तर की सुरक्षा सारिणी का भी निर्माण कर सकते हैं। नामधारी बूढ़ा दक्ष के कंधे पर बैठा हुआ था। मल्हार की बातें सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। यह सुनकर मल्हार चिढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, किसने बोला?
मल्हार ने तिरछी नजरों से नामधारी बूढ़े की तरफ देखा। नामधारी बूढ़े ने अपना हाथ ऊपर उठाया और क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को नहीं रोक सका। वाकई केवल ईश्वर को पता था कि कितनी आंखें इस समय नामधारी बूढ़े और दक्ष पर केंद्रित थी। मल्हार का लहजा बेहद निर्दयी था। क्या मेरी बातें इतनी मजेदार थी? यह सुनकर नामधारी एक पल के लिए शांत रह गया। उसने अपना सर हिलाया और गंभीर लहजे में कहा, यह हास्यास्पद तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संग्रामपुर के वरिष्ठ योद्धा तरैया असुर को नहीं रोक सकते हैं तो 8वें स्तर की सुरक्षा सारणी निश्चित रूप से उसे रोकने में सक्षम नहीं होगी। जब पुरानी सभ्यता के योद्धाओं ने दक्ष को देखा तो वो एक दूसरे को देखने लगे। वो सोच रहे थे, वो आदमी कौन है जो परंपरा की तरह दिखता है? क्या वो पुरानी सभ्यता का योद्धा हो सकता है? लेकिन हमने उसे इससे पहले क्यों नहीं देखा? एक बूढ़ा आदमी जो कि मल्हार के पीछे खड़ा था, उसने कर्कश आवाज में कहा, 8वें स्तर की सुरक्षा सारणी की क्षमता उच्च स्तरीय होती है। एक बार यदि वो सक्रिय हो जाती है तो सर्वोच्च क्षमता वाले योद्धा भी आसानी से उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। बूढ़े आदमी की क्षमता उच्च स्तरीय थी। जब वो बोल रहा था उस समय दक्ष ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां कम हो गई हैं और वो स्पष्ट रूप से दबाव महसूस कर रहा था। दक्ष ने मन ही मन कहा, इतनी मजबूत आध्यात्मिक आभा? निश्चित रूप से इसने 59वें स्तर की आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित कर लिया है। इसके अलावा वो प्रारंभिक स्तर का योद्धा नहीं है। 59वें स्तर की आध्यात्मिक क्षमता वो जल्द ही पूरा कर 60वें स्तर के दायरे में भी पहुंच जाएगा। बूढ़े ने अपनी बातें जारी रखी। हालांकि संग्रामपुर की कई सुरक्षा सारणी मजबूत हैं, लेकिन वो बहुत बड़े क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं। निश्चित रूप से उनमें कुछ न कुछ खामियां जरूर होंगी। यदि वो मजबूत योद्धा को रोकने में सक्षम नहीं होती हैं तो ये निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं 8वें स्तर की सुरक्षा सारणी को केवल इसलिए स्थापित करूंगा ताकि इस द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नामधारी बूढ़ा बता सकता था कि वहां मौजूद बूढ़ा आदमी किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसीलिए वो संयमित होकर सभी चीजों को दुरुस्त करना चाहता है। मैंने पहले भी सुरक्षा सारणियों का अध्ययन किया है और जानता हूं कि सुरक्षा सारणी कितनी शक्तिशाली होगी। उसे स्थापित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। जब तक पूरे द्वीप को सुरक्षा सारणी से संरक्षित किया जाएगा तब तक तरैया असुर सभी को मार चुका होगा, एक अन्य योद्धा ने कहा। बूढ़े ने कहा, ऐसा लगता है कि सुरक्षा सारणियों के गठन के संबंध में तुम्हारे पास अधिक जानकारी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने पहले ही अभी तक की सुरक्षा सारणी को स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? मल्हार के चेहरे पर उल्लास का भाव नजर आ रहा था। वरिष्ठ मणिका, वरिष्ठ जीवननाथ द्वारा स्थापित की जाने वाली सुरक्षा सारणी पूरी तरह से अविनाशी है। हम अपने साथी की मदद करेंगे और अधिकतम 2 दिनों का समय लेकर द्वीप की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा सारणी को स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। तरैया असुर जैसे शक्तिशाली योद्धा के विरुद्ध मणिका को भी सतर्कता बरतनी पड़ी और उसने मल्हार के प्रस्ताव को फौरन अस्वीकार नहीं किया। यहां तक कि अगर वो खुद के बारे में भी नहीं सोचती तो भी उसे पुरानी सभ्यता के अन्य योद्धाओं के सुरक्षा के बारे में सोचने की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया। नामधारी बूढ़े ने दक्ष को आध्यात्मिक संदेश भेजा और कहा, वो मल्हार तेज तर्रार मालूम पड़ता है। यदि वो द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो निश्चित रूप से उसकी शर्तें अजीब होंगी और वो मणिका को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे लगता है कि आपको भी इस संबंध में मणिका से बात करनी चाहिए। यदि आप भूल भुलैया का गठन करते हैं तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा सारणी से कई गुना अधिक सुरक्षित होगा और इसके अलावा हम सुरक्षा सारणी का भी गठन करेंगे। दोहरे स्तर की सुरक्षा अधिक कारगर होती है। दक्ष ने नामधारी बूढ़े को गौर से देखा और आध्यात्मिक संदेश का उपयोग कर कहा, क्या तुम जानते हो कि समूचे द्वीप पर भूल भुलैया का गठन करने में कितना समय लगता है? नामधारी बूढ़े ने पूछा। कितना समय? आधे साल का समय लेने के बाद भी पूरा नहीं हो सकता है, दक्ष ने कहा। ओह। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए नामधारी बूढ़े ने अफसोस जताया और फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, क्या हमारे पास 7 शीर्ष स्तरीय सुरक्षा सारणी नहीं है? दक्ष जानता था कि नामधारी बूढ़े का इशारा किस ओर है। उसने कहा, क्या आप देवराज की शीर्ष 7 सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं?
नामधारी बूढ़े ने अपना सर हिलाया और कहा, वो सुरक्षा सारणी उच्च क्षमता से संपन्न है। यदि उसे अलग अलग दिशाओं में लगाया जाए तो द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, 7 दिव्य सुरक्षा सारणी देवराज द्वारा बनाई गई है। उस सुरक्षा सारणी में क्या क्या खामियां हैं इस बारे में उसे काफी जानकारी होगी। इसके अलावा आपको पता है कि देवराज आसपास में ही है। यदि हम उस सुरक्षा सारणी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसे वो कब्जे में ले लेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम दिव्य सुरक्षा सारणी को अपने नियंत्रण से बाहर ना जाने दें और कोई उसका इस्तेमाल ना करे। अगर किसी ने भी उसे छीन लिया तो हम बहुत कुछ खो देंगे। नामधारी बूढ़े ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे को माहौल लूटने दे दें और हम चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। दक्ष ने कहा, पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहां हम अपनी जगह दिखाने और माहौल लूटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। इसके अलावा तरैयासुर और देवराज दोनों इस जगह पर अपनी नजर गड़ाए होंगे। मल्हार को अपने आदमियों को द्वीप पर लाने की अनुमति देना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। इसके अलावा यदि हम भी सक्षम हैं तो ये माहौल लूटने जैसा ही है। दक्ष नामधारी बूढ़े से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के दूसरे हिस्से में गई, जहां आसमान और पानी एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे थे। वहां 3 पक्षी हवा में उड़ रहे थे। उनमें से एक काला, दूसरा सफेद, तीसरा बैगनी रंग की आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित कर रहा था। तीनों पक्षियों के पंख शानदार थे और उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक आभा भी बेहद मजबूत थी। जल्दी ही वो द्वीप के करीब पहुंच गए और वो तीनों मानव योद्धा में बदलकर द्वीप पर उतर गए। 3 मानवीय छाया को देखकर दक्ष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो तीनों में से 2 को जानता था। काली और सफेद छाया वाली महिला की आयु 60 साल के आसपास होगी। उन्होंने अपने बालों को करीने से सजा रखा था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक आभा को दबा रखा था। इसके बावजूद वहां मौजूद कई योद्धा उसकी आध्यात्मिक आभा से प्रभावित हो रहे थे। स्पष्ट रूप से उनकी वास्तविक आध्यात्मिक क्षमता बेहद मजबूत थी और इससे कोई भी आसानी से प्रभावित हो सकता था। परंपरा की भौंय तन गई। उसने कहा, यह बूढ़ी कहां से आ गई? उस बूढ़ी औरत की श्रवण शक्ति बेहद मजबूत थी। उसने परंपरा को गौर से देखा। मणिका ने फौरन आवाज दी, सावधान रहें। दक्ष ने भी खतरे को भांप लिया था। जैसे ही उसके सामने किसी अदृश्य शक्ति ने हमला किया, उसने फौरन अपनी हथेली तकनीक को आगे कर दिया। गाय के बाल जितनी पतली सुई दक्ष की हथेली से जा लगी। सुई जितनी नुकीली होती है, भेदने की उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होती है, लेकिन उसका प्रभाव उच्च स्तरीय हथियार से कम नहीं होता है। सुई की क्षमता दक्ष की कल्पना से अधिक थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उल्का पिंड उसके शरीर से जा टकराया हो। सुई के प्रभाव को बेअसर करने में कामयाब होने से पहले दक्ष 10 फीट पीछे उछल गया। दक्ष ने सोचा कि इतनी शक्तिशाली सुई निश्चित रूप से कोई उच्च क्षमता का हथियार रहा होगा। हालांकि सुई अभी अभी उसकी हथेली से जा टकराई थी और फिर वो बैगनी रंग की धुंध में बदल गई थी। ये कोई सामान्य सुई नहीं है। दक्ष के चेहरे का भाव बदल गया। वो इस समय बेहद गंभीर दिख रहा था। बुढ़िया की क्षमता वास्तव में उच्च स्तरीय थी। बुढ़िया की आंखें चमक उठी। तुम्हारे लिए मेरे हमले का सामना करना इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी दृष्टि दोनों ही बेहद मजबूत है। यहां मौजूद सभी योद्धाओं में तुम्हें शीर्ष 5 शक्तिशाली योद्धा के रूप में गिना जा सकता है। बूढ़ी औरत से उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद दक्ष भले ही सहज था, लेकिन वहां मौजूद योद्धाओं की निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थी। सभी की आंखें हैरान थी। बुढ़िया ने सहज लहजे में कहा, क्योंकि तुमने मेरे हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की है, अगली बार यदि मेरा अपमान करने की हिम्मत की तो मैं बिना देरी के तुम्हें मार डालूंगी। बुढ़िया की बातें सुनकर दक्ष हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे पहले उसने इस बुढ़िया का कब अपमान किया था। परंपरा झट से दक्ष की तरफ भागते हुए गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दक्ष के माथे पर फेरते हुए उसने पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? दक्ष ने अपना सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं धन्यवाद। परंपरा के इस व्यवहार ने वहां मौजूद सभी को प्रभावित किया। कोई भी बहन अपने भाई के लिए इतनी फिक्र तो जता ही सकती थी। परंपरा के चेहरे का रंग लाल हो गया। हालांकि वो जानती थी कि दक्ष केवल उसके भाई का रूप धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में दक्ष के लिए एक अजीब सा स्नेह का भाव उत्पन्न हो गया। दक्ष ने आध्यात्मिक संदेश का उपयोग कर पूछा, उस बुढ़िया की क्षमता बहुत अधिक है, वो वास्तव में कौन है?
परंपरा ने दूर जा रही उस बूढ़ी औरत की पीठ को देखा और सावधानी पूर्वक कहा, तुम कुलीमा को नहीं जानते हो? दक्ष ने अपना सर हिलाया। परंपरा ने कहा, कुलीमा एक शीर शक्तिशाली योद्धा है। ये तेबाई क्षेत्र से संबंधित है। सुलोचना के योद्धाओं को अपमानित करने के कारण सुलोचना ने जमकर उसकी पिटाई कर दी और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तब से उसकी क्षमता भी बहुत कम हो चुकी है। दक्ष हैरान था, वो इतनी मजबूत कैसे है, वो भी तब जबकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है? परंपरा ने उत्तर दिया, भले ही वो अपंग हो चुकी हो, लेकिन उसकी क्षमता अब भी उच्च स्तरीय है। औसत शीर्ष परम योद्धा से भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। पिछले कुछ वर्षों में अपंग होने के बावजूद उसने अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए कई प्रयास किए और अपनी क्षमता में सुधार किया है। अपंग होने के बावजूद ऐसा करने में वो सक्षम है क्योंकि उसके पास उच्च क्षमता वाला शरीर है। मुझे लगता है कि भविष्य में वो निश्चित रूप से उच्च क्षमता वाली योद्धा बनने में कामयाब हो जाएगी। दक्ष ने कहा, अपंग होने के बावजूद इस स्तर की क्षमता का प्रदर्शन करना वाकई हैरान करने वाला है। परंपरा ने कहा, उसकी जगह कोई और होता तो वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता और उसमें दोबारा आध्यात्मिक साधना करने का धैर्य नहीं होता। दक्ष ने कहा, युद्ध क्षमता को विकसित करने के लिए सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जिस किसी भी योद्धा ने धैर्य दिखाया उसकी क्षमता निश्चित रूप से उच्च स्तरीय हो जाएगी। परंपरा ने अपनी बातें जारी रखी, लेकिन इस वजह से कुलीमा के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है। वो अचानक क्रूर और उग्र हो जाती है। यदि आप उसे जरा सा भी अपमानित करेंगे तो वो आपकी हत्या कर सकती है। परंपरा उस कुलीमा से इतना डरी हुई थी कि वो दक्ष को जब उसके बारे में बता रही थी उस समय उसने अपनी आध्यात्मिक आभा को कम कर रखा था ताकि किसी भी स्थिति में उसके कानों तक आवाज नहीं जानी चाहिए। कुलीमा के बारे में सुनकर दक्ष के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, अब तक कुलीमा के बारे में जो कुछ भी सुना उसके बाद से मेरी दिलचस्पी पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। दक्ष ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और महसूस किया कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे केवल उम्मीद थी कि कुलीमा से जल्द ही वो मिलने वाला है। कुलीमा इतनी सक्षम योद्धा थी कि उसके सामने मणिका का व्यक्तित्व भी फीका पड़ रहा था। पुरानी सभ्यता के किसी भी योद्धा ने कुलीमा को रोकने या उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। जमुना ने कहा, कुछ योद्धा द्वीप पर प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन ये उचित नहीं होगा। यहां पर पुरानी सभ्यता की युद्ध तकनीक है जो पूर्वजों की दी हुई है। कुलीमा फौरन पीछे पलट गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कोई पुरानी सभ्यता के पूर्वजों की युद्ध तकनीक कहेगा तो कोई झुंझुनू के योद्धाओं की, जबकि ये तेबाई क्षेत्र से संबंधित है। झुंझुनू की धरती इस समय सभी के लिए खुली हुई है। क्या केवल पुरानी सभ्यता को इसका एक अधिकार मिला है? तभी नदी में सफेद रंग की एक युद्धपोत दिखाई दी। युद्धपोत के ऊपर दिजु राजवंश का 14वां राजकुमार खड़ा था। युद्धपोत परंपरागत नाव का ही बना हुआ था, लेकिन इस पर भारी मात्रा में हथियार और तेल में भीगे हुए कपड़े रखे हुए थे। 14वें राजकुमार ने कहा, यह द्वीप झुंझुनू की सीमा में स्थित है और विभिन्न क्षेत्र के हम योद्धा यहां अपने अवसर की तलाश में जुटे हैं और इस पर हम सभी का अधिकार है। फिर भी पुरानी सभ्यता इस जगह पर एकाधिकार करना चाहती है। यह कुछ ज्यादा नहीं है। अगले ही पल नेबुला समुदाय के सोनीता और संजय युद्धपोत से द्वीप पर उतर गए। 14वां राजकुमार बेहद मजबूत था। उसकी आंखों का हाव भाव बेहद गरिमापूर्ण था। दिखने में वो बेहद सहज था और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान फैली हुई थी। जैसे ही वो कुलीमा की ओर बढ़ा, 14वें राजकुमार ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। वरिष्ठ कुलीमा, प्रणिपात। कुलीमा और अन्य योद्धा जिनकी नजरें द्वीप पर मौजूद अभ्यास संसाधनों पर टिकी हुई थी, सभी ने पुरानी सभ्यता का जमकर विरोध किया। पुरानी सभ्यता इस द्वीप पर एकाधिकार करना चाहती है, इसीलिए वो किसी को यहां प्रवेश नहीं करने दे रही है। इसका मतलब है कि इस द्वीप पर जरूर कुछ विशिष्ट है, एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, हम सब भी अपनी क्षमता को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। वरिष्ठ मणिका, हमें अपनी क्षमता को बेहतर करने से ना रोके। इतने बड़े द्वीप पर संसाधनों की कमी नहीं है। इसके बावजूद पुरानी सभ्यता खुद ही अपने पेट को भरने के पीछे लगी हुई है। अन्य योद्धाओं की बातें सुनकर मल्हार और दिजु राजकुमार भी चुप हो गए।
द्वीप पर मौजूद जितने भी योद्धा थे उनके अपने अपने लक्ष्य थे। उन्होंने ही शुरू से अपने अभ्यास को सबसे ऊपर रखा था। वो स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि द्वीप पर आने के बाद से मणिका की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ है और वो एक अविश्वसनीय स्तर की क्षमता को विकसित करने में कामयाब हो गई है। अगर उन्हें बताया जाता है कि इस द्वीप से उसकी क्षमता का कोई लेना देना नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी योद्धा वहां अभ्यास करने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। जमुना ने अपनी तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, मैं आज किसी को मारने की हिम्मत दिखा सकता हूं। जमुना की क्षमता उच्च स्तरीय थी। अपनी तलवार को हवा में उछालकर आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करने में वो पर्याप्त सक्षम था। कुलीबा ने केवल एक लंबी सांस ली जिससे वहां मौजूद योद्धाओं के चेहरे का रंग बदल गया। ये किसी भी योद्धा के कानों में वज्रपात की तरह था। अनगिनत योद्धा हैरान थे, उनका सर चकरा रहा था। जमुना ने जिस पर हमला किया था उस योद्धा को भी लगभग पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। जमुना की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, उसके कान से खून टपकने लगा, फिर भी वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और कुलीमा पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मणिका ने धीमी आवाज में कहा, रुक जाओ महामहिम, हम पुरानी सभ्यता के योद्धा हैं, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। जमुना और मोटे आदमी के अलावा पुरानी सभ्यता के अन्य शीर्ष योद्धाओं ने एक स्वर में कहा। मणिका ने कहा, सभी अभ्यास के लिए इस द्वीप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि अंदर जाकर आपको केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी। मणिका वहां से चली गई। परंपरा गंभीर दिख रही थी। उसने कहा, धिक्कार हैं ये लोग। आमतौर पर प्यार में पागलों के एक समूह है जो वरिष्ठ मणिका को परेशान करते रहे हैं। वो वरिष्ठ मणिका को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन परिस्थितियों के बदलते ही सभी का ध्यान अपने हितों पर केंद्रित हो गया है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? मणिका उन योद्धाओं से समझौता कर सकती हैं, लेकिन क्या इन योद्धाओं को भगाने के बारे में किसी ने कोई भी योजना नहीं सोची है? यदि उन योद्धाओं को द्वीप पर प्रवेश करने दिया जाए तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी और भविष्य में इसके लिए पछतावा होगा। मणिका जैसे ही वहां से गई, सभी ने सोचा कि द्वीप पर प्रवेश करने के लिए सभी को अनुमति मिल चुकी है, इसीलिए वो बेहद खुश थे। दिजु राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा, मणिका बेहद उदार हैं। उन्होंने द्वीप में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। यदि किसी ने भी द्वीप पर बुरी हरकत की और परेशानी उत्पन्न करने की हिम्मत की तो मैं उसके प्रति निर्दयी हो जाऊंगा और इसके लिए कोई मुझे दोष मत देना। दिजु राजकुमार की बातें सुनकर 14वें राजकुमार ने गौर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आपकी नजर कहाँ है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इधर दक्ष और परंपरा दोनों मणिका के पास लौट आए। उधर दूसरी तरफ दिजु राजकुमार, मल्हार और स्वर्ग क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित योद्धा सभी मणिका के अभ्यास कक्ष के बाहर खड़े थे, जिन्हें मोटे आदमी और जमुना ने रोक रखा था। दिजु राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा, मणिका, कुलीमा की क्षमता बहुत अधिक है। उसकी युद्ध तकनीक भी बेहद दृढ़ है। हमारे पास समझौता करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस बार अप्रत्याशित रूप से मल्हार ने राजकुमार के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं की और कहा, मैं कुलीमा से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं, लेकिन यदि हम लड़ते हैं तो जीत की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमें हारना ही पड़ेगा। यदि इस समय तरैया असुर आसपास छिपा होगा तो उसे जरूर इसका लाभ मिलेगा। अगर चीजें उस स्थिति तक आगे बढ़ती हैं तो स्थिति हमारे लिए और भी प्रतिकूल होगी। दिजु राजकुमार ने कहा, कुलीमा और बाकी अन्य योद्धाओं को द्वीप पर जाने देना बुरी बात नहीं है। अगर तरैया असुर द्वीप पर प्रवेश करने की हिम्मत करेगा तो भले ही हमारी क्षमता ना हो, लेकिन हम आसानी से उन योद्धाओं के विरुद्ध लड़ सकते हैं। मणिका के कक्ष से कोई जवाब नहीं आया। मोटे आदमी का चेहरा बदला हुआ था। उसने सभी योद्धाओं को देखते हुए कहा, जो कोई भी मणिका का पीछा करने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा। परंपरा और दक्ष दोनों आगे बढ़ने लगे। दक्ष ने कहा, आपके पास उच्च स्तरीय युद्ध सामग्री है, आप यहां बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कक्ष में मौजूद अन्य योद्धाओं की आंखें गंभीर हो गई। वो असहज महसूस कर रहे थे। यदि कोई और होता जो मणिका पर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत करता तो निश्चित रूप से वो उनकी हत्या कर देता।
हालांकि दक्ष इस समय परंपरा का बड़ा भाई था, यहां तक कि मणिका को भी परंपरा के भाई के साथ सहजता पूर्वक व्यवहार करने का दिखावा करने के लिए खुद को संयमित रखना पड़ा। इसके अलावा कुलीमा ने दक्ष का मूल्यांकन वहां मौजूद योद्धाओं में सबसे कुलीन और सक्षम योद्धा के रूप में किया था, जिसके कारण कोई और योद्धा उसके विरुद्ध कुछ भी कहने और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दक्ष ने कहा, मैं वरिष्ठ मणिका से अकेले में मिलना चाहता हूं। कक्ष के मुख्य द्वार पर खड़े होकर दक्ष ने ऊंची आवाज में कहा था, जिससे बाहर मौजूद योद्धाओं को भी यह पता चल सके। बिना किसी रोक टोक के दक्ष कक्ष के अंदर चला गया। परंपरा भी उसके साथ कक्ष के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने उसे मुख्य द्वार पर ही रुकने को कहा। बहन, मेरा बाहर इंतजार करो। परंपरा ने अपनी निगाहें मोटे आदमी की तरफ फेर ली। मोटा आदमी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। परंपरा, कृपया एक पल के लिए बाहर प्रतीक्षा करें। मुझे लगता है कि आपके भाई और महामहिम मणिका के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने के लिए हैं। बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया। जमुना ने भी दक्ष को नहीं रोका। अब तक वो समझ चुका था कि दक्ष के विचार गलत नहीं है। दक्ष शायद उस तरह से मणिका का पीछा नहीं करना चाहता था जिस तरह से अन्य योद्धाओं ने उसके बारे में धारणा बना रखी थी। दोनों के बीच के संबंध को देखकर साफ लगता है कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। परंपरा भी उत्सुक थी, क्योंकि वो बुद्धिमान थी, इसलिए वो स्पष्ट रूप से समझ रही थी कि चीजें बिल्कुल भी सामान्य नहीं। बेशक परंपरा ने नहीं सोचा था कि उसकी वरिष्ठ मणिका का दक्ष के साथ भावनात्मक रिश्ता होगा। हालांकि वह अनुमान लगा रही थी कि मणिका का दक्ष के साथ कुछ ना कुछ सांठ-गांठ जरूर है। इससे पहले मणिका शायद ही कभी किसी पुरुष योद्धा से अकेले मिली थी। बाहर मौजूद योद्धाओं में से एक ने हैरानी जताते हुए कहा, वो कौन है जिससे वो अकेले में मिलना चाहती है? दूसरे ने कहा, परंपरा लंबे समय से वरिष्ठ मणिका के साथ है, इसलिए उसके भाई से मिलने का विचार करना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य योद्धा ने कहा, एक युवती और एक युवक जब बंद कमरे में मिलते हैं तो उस मुलाकात को सामान्य नहीं कहा जा सकता है। कक्ष के बाहर स्वर्ग क्षेत्र के कई योद्धा असहज महसूस कर रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धाओं के पुत्र या व्यापारी के बेटे थे। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा था। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उनके सामने परंपरा के भाई को इतनी तरजीह दी जा रही थी। कक्ष में प्रवेश करते ही दक्ष को पानी की आवाज सुनाई पड़ी। दक्ष ने सामने की दिशा में देखा। मणिका जिस स्थान पर खड़ी थी वहां झरना था। मणिका के बाल खुले हुए थे, जबकि उसके शारीरिक बनावट और कसावट बेहद लुभावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चित्रकार ने बड़ी तसल्ली से तैयार किया हो। इस समय ना तो उसके चेहरे पर घूंघट था, ना ही उसने अपने आप को पूरी तरह से ढकने के लिए अतिरिक्त पोशाक का इस्तेमाल किया था। दक्ष स्पष्ट रूप से उसकी खूबसूरती को देख सकता था। दक्ष ने पहले भी मणिका को देखा था, लेकिन हर मुलाकात में वो पहले से कुछ अधिक खूबसूरत लगती थी। मणिका ने कहा, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? दक्ष ने ठीक ठाक अनुमान लगा लिया था कि मणिका किस संबंध में बातें कर रही है। ऐसा नहीं है, आखिरकार सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं है कि उन्होंने जो चुनाव किया उससे आप नाराज होंगे। मणिका की खूबसूरत आंखों ने आखिरकार दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, हमारी थोड़ी बहुत ही मुलाकात हुई है। क्या तुम मुझे सच में अच्छी तरह से समझने लगे हो? दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझने लगा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा इरादा बुरा नहीं है। मणिका मुस्कुराई। इरादा बुरा क्या होता? दुनिया मान ले तो तुम गलत हो और दुनिया जान ले तो तुम सही। मैं समझा नहीं, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। मणिका ने लंबी सांसें ली और कुछ देर के लिए चुप हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद मणिका ने कहा, दक्ष, शायद तुम्हें पता नहीं है, कक्ष में प्रवेश करने के बाद तुमने अन्य सभी को यहां से जाने को कहा और एकांत में बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। इससे लोगों के मन में हम दोनों के संबंध को लेकर किस तरह की आशंकाएं उत्पन्न होंगी, वो क्या सोचेंगे? दक्ष ने कहा, आपके पूर्वज को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पुरानी सभ्यता को प्रभावशाली दिखाने के लिए उसके दुश्मनों से लड़ गया।
मेरी मदद के लिए आपने खुद की जान को जोखिम में डाल दिया। ये सब जानने के बाद कम से कम आपके मन में मेरे प्रति बुरे ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है जिसकी वजह से हम हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कम से कम किसी महिला के मन में तो ऐसे पुरुष के प्रति नकारात्मक धारणा नहीं होनी चाहिए जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मणिका ने कहा, महिला के मन में पुरुष के प्रति नकारात्मक धारणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक धारणा तो है ना। दिजु राजकुमार और अन्य योद्धाओं की तुलना में आप जरूर मेरे लिए विशिष्ट हैं, जिनके प्रति मेरे दिल में गहरी भावना है। मणिका बातों को घुमा रही थी। दक्ष ने कहा, ऐसा लगता है कि आप जो देख रही हैं वो एक तरफा है। जो कहना चाह रही हैं वो कहने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। मणिका भी यही कहना चाहती थी कि वो जो दिखा रही है वो मनुष्य का मजबूत पक्ष है, कमजोर नहीं। लेकिन वो अपनी बातें पूरी नहीं कर सकी। हर योद्धा भावनात्मक रूप से दक्ष की तरह मजबूत हो, यह कतई संभव नहीं था। किसी कारणवश मणिका नहीं चाहती थी कि दक्ष उसका कमजोर पक्ष देखे। मणिका ने कहा, तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण विषय है जो तुम मुझसे साझा करना चाहते थे? दक्ष ने कहा, देवराज संग्रामपुर आया था। मणिका की निगाहें एक पल के लिए जम गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने सही चुनाव किया है। उन सभी को द्वीप पर प्रवेश करने की अनुमति देकर मैंने अच्छा ही किया था। यदि वो द्वीप पर आता है तो मेरे पास कुछ योद्धा होंगे जो मेरे पीछे खड़े रहेंगे और विपरीत परिस्थितियों में मैं उनसे उम्मीद कर सकती हूं। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर सोचने के बाद मणिका ने दक्ष को देखा और कहा, तुम्हें पूर्वी क्षेत्र के मुख्य शहर में ही रहना चाहिए। देवराज मुझसे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत करता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम संग्रामपुर आए हो तो वो तुम्हारी हत्या करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दक्ष ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपकी वजह से यहां आया हूं। मणिका ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दक्ष ने कहा, जो आपने सुना है। मणिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दक्ष ने कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि जो महिला तुम्हारी मदद के लिए खुद को खतरे में डालेगी तुम्हें भी हर हाल में उसकी मदद करनी ही चाहिए। क्या इसका क्या मतलब है? मणिका ने धीमी आवाज में अपने होठों को चबाया। उसके शरीर से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित हो रही थी। दक्ष ने अब तक कक्ष को छोड़ दिया। वो उसे जाते हुए देखती रही। मणिका स्पष्ट थी कि वो युवक सबसे अलग है। जब तक दक्ष कक्ष से बाहर निकला तब तक दिजु राजकुमार और अन्य योद्धाओं ने उस हिस्से को छोड़ दिया था। एक फीकी खुशबू चारों तरफ फैल गई और खूबसूरत परंपरा वहां प्रकट हुई। उसने पूछा, क्या आप द्वीप को छोड़ रहे हैं या यहां पर मौजूद उच्च स्तरीय औषधियों का उपयोग कर अपनी क्षमता को बेहतर करने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तरैया असुर जैसे शक्तिशाली दुश्मन से बिना निपटे मैं कैसे जा सकता हूं? एक पल की चुप्पी के बाद दक्ष ने पूछा, वैसे द्वीप पर किस तरह के अवसर हैं? परंपरा ने कहा, कई क्षेत्रों के योद्धा यहां आ चुके हैं जिन्हें देखकर समझना अधिक मुश्किल नहीं है कि इस द्वीप पर कुछ न कुछ विशिष्ट जरूर है। दोनों बातें करते हुए नदी की ओर बढ़ने लगे। एक मायने में ये द्वीप आत्मज्ञान के लिए अच्छी जगह है। एक दिव्य द्वीप की तरह ये योद्धाओं को उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने में शीघ्रता से मदद करता है और उनके युद्ध संसाधनों को तेजी से विकसित करने की अनुमति देता है। परंपरा ने जिन संसाधनों का उल्लेख किया वो तब अस्तित्व में थे जब युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा हुआ करते थे। वो निश्चित रूप से असामान्य वातावरण को विकसित करने में कामयाब हो सकते थे। उदाहरण के लिए 7 दिव्य सुरक्षा सारणी जिसे नामधारी बूढ़े द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। परंपरा ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल नदी के ऊपर वो हवा में उड़ने लगी। नदी का जल शांत था और पानी में परंपरा की छाया बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परंपरा ने अपनी छाया को देखने के उद्देश्य से हवा में छलांग लगाई है। हवा में उड़ते हुए परंपरा ने एक तलवार निकाल ली और उसे घुमाने लगी। दक्ष को थोड़ी हैरानी हुई। तलवार की प्रत्येक चाल के साथ हवा की दिशा बदल जाती थी, जिसका मतलब था कि उसकी तलवारबाजी तकनीक बेहद उच्च स्तरीय थी और वो तलवारबाजी का उपयोग कर किसी शीर्ष परम योद्धा को परास्त कर सकती थी। सोनिका जैसे शक्तिशाली योद्धा के लिए भी उसका सामना करना लगभग मुश्किल था। परंपरा जैसे जैसे हवा में अपनी तलवार को लहराती जा रही थी, उसके शरीर में सत्य के नियमों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। दक्ष ने एक पल के लिए सोचा,
और सम्राट सोमगुप्त के साम्राज्य के धर्म ग्रंथों को याद करना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। 1.25 घंटे बाद परंपरा वापस किनारे पर लौट आई। वरिष्ठ दक्ष, आपने जो भी युद्ध तकनीक विकसित की होगी वो निश्चित रूप से बेहद मजबूत होगी, लेकिन द्वीप पर यह काम नहीं करेगी, परंपरा ने कहा। दक्ष ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? परंपरा ने कहा, द्वीप पुरानी सभ्यता के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया एक पुश्तैनी अवशेष है। केवल पुरानी सभ्यता की तकनीकें और क्षमता यहां के शीर्ष स्तरीय परिणाम को प्राप्त करने के लिए कारगर हैं। पुरानी सभ्यता की युद्ध तकनीक जितनी प्रभावी होगी, उस नदी में साधना करना उतना ही तेज होगा। दक्ष ने लंबी सांसें ली और कहा, इसका मतलब है कि पुरानी सभ्यता की युद्ध तकनीक फल चुनने का उपकरण है। जिसके पास जितने उपकरण होंगे वो उतने ही फल उठाने में सक्षम हो सकेगा। पुरानी सभ्यता की तकनीकों और क्षमताओं के बिना यहां आने का कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। अभी केवल 1.25 घंटे में मैंने सत्य के 600 नियमों की समझ विकसित कर ली है। सत्य के नियम के साथ ऐसी गति प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं था, परंपरा ने कहा। एक पल की चुप्पी के बाद दक्ष ने सोचा, अच्छा ऐसा है। परंपरा ने कहा, यदि युवा योद्धा दक्ष अपनी युद्ध क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो मैं आपको पुरानी सभ्यता की युद्ध तकनीक को सिखा सकती हूं। एक बार जब आप उस तकनीक को विकसित करने में सक्षम हो जाएंगे, फिर आप यहां पर बेहतर अभ्यास कर पाएंगे। दक्ष ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे कुछ तकनीक सिखाकर खुद को गुरु कहलवाना चाहती हो? परंपरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शीर्ष तकनीकों में से नहीं है। इसे बाहरी दुनिया के योद्धाओं को इसीलिए भी नहीं सिखाया जाता है क्योंकि वो इन युद्ध तकनीकों का विश्लेषण कर इसके रहस्यों के तह तक पहुंच सकते हैं। जहां तक शीर्ष तकनीकों की बात है, मैं चाहकर भी आपको नहीं सिखा सकती हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं खुद भी हथेली तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं, जो संभवतः पुरानी सभ्यता की युद्ध तकनीकों में से एक है। दक्ष ने सर्वेश के द्वारा उन्नत की गई तकनीक के 10वें स्तर का अभ्यास किया था, जिससे उसकी क्षमता में तेजी से सुधार हुआ था और वो इस समय मध्य स्तर के योद्धाओं की क्षमता के बराबर की तकनीक को विकसित कर चुका था। परंपरा के सहयोग से दक्ष कुछ उन्नत तकनीक के बारे में जानना चाहता था। वर्तमान में उसने केवल सर्वेश तकनीक का अभ्यास किया था। दक्ष इस समय सहज महसूस कर रहा था। शुरुआत में परंपरा ने सोचा कि भले दक्ष ने पुरानी सभ्यता की एक तकनीक विकसित की हो, ये एक सामान्य निम्न स्तरीय रही होगी। हालांकि जब दक्ष ने सर्वेश तकनीक का प्रदर्शन किया तो परंपरा और भी हैरान हो गई। खैर, दक्ष का मुक्का काफी धीमा था। दक्ष ने अभ्यास जारी रखा और कुछ ही देर में उसकी क्षमता और बेहतर होती गई। हालांकि कुछ देर के अभ्यास के बाद दक्ष के अभ्यास की गति धीमी हो गई, जिससे दक्ष बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। परंपरा ने कहा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप 6 घंटे पहले ही अभ्यास कर चुके हैं। दक्ष ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? परंपरा ने आह भरी। हालांकि द्वीप के बाहर का वातावरण बेहद उच्च स्तरीय है, फिर भी साधारण योद्धा केवल 2 घंटे ही अभ्यास कर सकता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल वरिष्ठ और मैं 6 घंटे तक अभ्यास कर सकते हैं। जो पुरानी सभ्यता का योद्धा नहीं है वो 6 घंटे तक अभ्यास नहीं कर सकता है। परंपरा गंभीर दिख रही थी। अचानक परंपरा ने दक्ष का नाम पुकारा। दक्ष। दक्ष ने परंपरा की ओर देखा। क्या हुआ? आपने स्वर्ग क्षेत्र की युद्ध तकनीक कहां से सीखी है? परंपरा ने पूछा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वर्ग की युद्ध तकनीक? परंपरा, क्या आप सर्वेश की हथेली तकनीक की बात कर रही हैं? दक्ष ने पहले नरक क्षेत्र के किसी योद्धा को मारने के लिए सर्वेश तकनीक का इस्तेमाल किया था। स्पष्ट रूप से पुरानी सभ्यता की तकनीक बेहद मजबूत थी। दक्ष एक बार फिर अभ्यास करने लगा। परंपरा ने कहा कि अभ्यास करना इतना आसान है? सर्वेश युद्ध तकनीक का अभ्यास करते समय दक्ष को कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने जो कुछ भी किया वो एक बार में ही पूरा हो गया। यह देखकर परंपरा की भौएं तन गई। उसे लगा कि दक्ष एक सनकी है। परंपरा ने पूर्व में भारी मात्रा में समय और ऊर्जा को खर्च किया था, फिर भी उसकी क्षमता प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी थी। परंपरा के पूछने पर दक्ष ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया कि कैसे उसने सर्वेश तकनीक का अभ्यास किया था। परंपरा ने भी दक्ष पर संदेह नहीं किया क्योंकि पुरानी सभ्यता लंबे समय से सर्वेश के संपर्क में थी। परंपरा ने संदेह जताते हुए कहा, मैंने सर्वेश को भी हथेली तकनीक का अभ्यास करते हुए देखा है। उसकी हथेली तकनीक
आपसे कमतर नहीं है। कमाल है, ये कैसे संभव है? तुम्हें पता है, सर्वेश के पास इतनी उच्च स्तरीय हथेली तकनीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि परंपरा अचानक रुक गई। उसने अपना सर हिलाया। वो समझ नहीं पाई कि क्या कहा जाए। शायद उसने सोचा होगा कि दक्ष को समझाना असंभव है। कोई यहां है? दक्ष की आध्यात्मिक शक्तियां झंझना उठी और उसने अपने दाहिनी दिशा में देखा। उसने कई योद्धाओं को आगे बढ़ते हुए देखा। वो सभी नदी के किनारे अभी अभी उतरे ही थे। उन सभी के शरीर से उच्च आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित हो रही थी। उन योद्धाओं के समूह का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिजु राजकुमार था। परंपरा? दिजु राजकुमार ने मुस्कुराते हुए परंपरा का अभिवादन किया और फिर दक्ष की ओर अपनी निगाहें घुमाई और पूछा, मैं आपको किस तरह से संबोधित करूं महोदय? इससे पहले कि दक्ष कुछ कहता, परंपरा ने कहा, मेरे भाई को सनातन नाम से जाना जाता है। दिजु राजकुमार मुस्कुराया और कहा, तो इस भाई का नाम सनातन है? दिजु राजकुमार के पीछे लाल पोशाक में मौजूद एक योद्धा आगे बढ़ा और उसने कहा, इससे पहले भाई सनातन, आपने कुलिमा के हमले को एक ही झटके में रोक दिया। मैं आपकी क्षमता से काफी प्रभावित हूं। क्योंकि हमें यहां मिलने का मौका मिला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भाई सनातन से कुछ चीजें सीख सकूं। परंपरा ने देखा कि दिजु राजकुमार और बाकी अन्य योद्धाओं का इरादा सही नहीं है। तभी लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा, परंपरा, क्या आपका भाई सनातन मुझसे मुकाबला कर सकता है, ताकि मैं देख सकूं कि उसकी क्षमता किस स्तर की है? परंपरा ने कहा, मेरा भाई कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो वरिष्ठ गुरु योगेश्वर का शिष्य है। कोई उससे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसे पता नहीं है कि गुरु योगेश्वर के शिष्य को चुनौती देना पुरानी सभ्यता का अपमान है? दक्ष परेशानियों में उलझना नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, मेरी छोटी बहन ने सच कहा। दक्ष परंपरा से प्रभावित था क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए परंपरा ने बेहद ही बुद्धिमानी से काम किया था। गुरु योगेश्वर का नाम पूर्वी क्षेत्र के वरिष्ठ योद्धाओं में गिना जाता था। उनकी स्थिति इतनी उच्च स्तरीय थी कि कोई भी योद्धा उनके नाम की अवहेलना नहीं कर सकता था। लाल पोशाक वाले योद्धा ने मुस्कुराते हुए दक्ष को देखा और कहा, मैंने केवल प्रतिस्पर्धा और अभ्यास की भावना के साथ मुकाबला करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका भाई सनातन इसके लिए तैयार नहीं है। परंपरा ने कहा, सनातन की ताकत के बारे में तुम्हारा अंदाजा सही नहीं है। वो एक महान योद्धा है और आसानी से किसी भी युद्ध की दिशा को बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करता जाए। वैसे भी इस द्वीप पर यदि लड़ाई हुई तो वरिष्ठ मणिका को पता चल जाएगा और उन्होंने पहले ही द्वीप पर लड़ाई ना करने के लिए कहा है। दक्ष समझ चुका था कि लड़ाई तय है। दक्ष ने कुछ देर सोचा और कहा, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा पर जोर देते हैं तो सद्भाव बनाए रखने के लिए हम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे बच्चे नहीं हैं जिनके लिए युद्ध क्षमता का प्रदर्शन सामान्य है। दक्ष की बातें सुनकर वो सभी योद्धा मुस्कुराने लगे। लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा, यदि ऐसा है तो हम निश्चित रूप से हर पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन ये एक द्वंद्व की तरह है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप मेरी बातों को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं? दक्ष ने कहा, मैं ना तो द्वंद्व के पक्ष में हूं और ना ही अभ्यास के पक्ष में। लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा, सनातन, ओ तुम इतने सहज हो सकते हो, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें पता नहीं है कि तरैया असुर पहले ही संग्रामपुर में प्रवेश कर चुका है और यदि वो इस द्वीप पर आता है तो उससे मुकाबला करने के लिए हमें आगे आना होगा, लेकिन हमें तय करना होगा कि सबसे पहले तरैया असुर का सामना कौन करेगा। इसके लिए आपसी प्रतिस्पर्धा बेहद जरूरी है। हर कोई जानता था कि तरैया असुर की क्षमता कितनी उच्च स्तरीय है। स्पष्ट रूप से वो सभी दक्ष की हत्या करवाना चाहते थे। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। पंगा किसे लेना है ये पहले ही निर्धारित होना चाहिए। लाल पोशाक वाले योद्धा ने दिजु राजकुमार की ओर देखा। क्योंकि उसकी चाल सफल होती हुई दिख रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में खुशी छलक रही थी। परंपरा ने देखा कि लाल पोशाक वाले योद्धा और दिजु राजकुमार दोनों के इरादे सही नहीं थे, इसलिए उसने मामले में हस्तक्षेप किया। भाई, क्या तुम नहीं जानते हो कि यहां पर युद्ध करने का क्या मतलब है? क्या तुम वरिष्ठ मणिका के निर्देशों के विरुद्ध जाना चाहते हो?
दक्ष कुछ कहता उससे पहले ही लाल पोशाक वाले योद्धा ने कहा, भाई सनातन ने पहले ही अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं, इसलिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि वो पीछे हटता है तो ये उसके मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और भविष्य में वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं होगा। सनातन, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो, दक्ष ने कहा। यह सुनकर परंपरा के चेहरे का भाव बदल गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, भाई ये क्या है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए परंपरा को देखा और कहा, चिंता मत करो, यह केवल दोस्ताना मुकाबला होगा। यदि मैं हार भी जाता हूं तो इसमें शर्म की बात नहीं होगी। परंपरा ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, यह आदमी नहीं देख सकता है कि यह केवल उसे फंसाने की चाल है। हालांकि परंपरा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि दक्ष एक बुद्धिमान व्यक्ति है और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो उसके विरुद्ध जा रहा हो। निश्चित रूप से उसने इस संबंध में गहन विचार किया होगा। इसके अलावा उसे यह भी लगता था कि लाल पोशाक वाले योद्धा के विरुद्ध दक्ष की हार तय है। बावजूद दक्ष ने उसकी एक भी नहीं मानी, इसीलिए वो चुप हो गई। लाल पोशाक वाले योद्धा और दक्ष के साथ साथ अन्य योद्धा वहां से दूसरी जगह चले गए। द्वीप का ये वन क्षेत्र था। हरी घास कई किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। द्वंद्व युद्ध के लिए यह अच्छी जगह थी। परंपरा ने पहले ही मणिका को संदेश भेज दिया था और उस हरी घास वाले मैदान के बाहरी हिस्से में चिंता का भाव लिए हुए खड़ी थी। जबकि वो दक्ष को केवल एक दिन से भी कम समय से जानती थी, फिर भी वो उसकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में सोचकर परंपरा काफी चिंतित थी। क्या मैंने वास्तव में उसे एक बड़े भाई के रूप में मान लिया है, इसलिए उसके लिए मैं इतनी चिंतित और परेशान हूं? उसने मन ही मन कहा। दिजु राजकुमार परंपरा की तरफ बढ़ने लगा और करीब पहुंचकर मुस्कुराया। परंपरा, तुम्हें अपने भाई के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाल पोशाक वाला योद्धा अपनी सीमा को जानता है और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो कि सनातन के लिए अपमानजनक हो। मैदान के बीचों बीच दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और पालथी मारकर बैठ गया। उसकी पीठ पर से एक तलवार हवा में उड़ गई और अगले ही पल तलवार का आकार बढ़ने लगा। वो वास्तव में एक तलवार योद्धा है। उसने तलवार के कई पहलुओं को विकसित किया है। लाल पोशाक वाले योद्धा ने हैरानी जताते हुए कहा। तलवारबाजी का अभ्यास करने वाले योद्धा के पास उसी दायरे के किसी अन्य योद्धा के खिलाफ आक्रमण करने की अनंत शक्तियां होती हैं। तलवार से हमले के बारे में सोचकर लाल पोशाक वाले योद्धा के चेहरे का भाव बदल गया। अगले ही पल तलवार से एक छाया निकली और लाल पोशाक वाले योद्धा के सर से टकरा गई। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। हालांकि इसके बावजूद भी लाल पोशाक वाला योद्धा बिल्कुल भी नहीं डरा। दक्ष और लाल पोशाक वाला योद्धा दोनों ही कुलीन योद्धा थे। दोनों की प्रतिभा इस स्तर की थी कि वो निश्चित रूप से भविष्य में युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा की क्षमता रखते थे। दोनों के बीच की लड़ाई से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का टकराव हुआ, जिसे द्वीप पर मौजूद प्रत्येक योद्धा अनुभव कर सकते थे। कुछ योद्धा उस लड़ाई को देखने के लिए हरी घास वाले मैदान में पहुंच गए। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, सनातन और धीरन के बीच की लड़ाई केवल एक साधारण द्वंद्व या प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई नहीं है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मानो वो पुराने दुश्मन हो। दूसरे योद्धा ने कहा, सुना है कि इस लड़ाई में जो हारेगा उसे सबसे पहले असुर जाति के योद्धाओं से मुकाबला करने के लिए जाना होगा। तरैया असुर इस समय द्वीप पर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से उससे मुकाबला करना किसी भी योद्धा के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए दोनों योद्धा तरैया से मुकाबला करने से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। एक बुजुर्ग योद्धा ने कहा, खैर जो भी हो, लेकिन ये एक शानदार प्रतिस्पर्धा है जिसमें दो शानदार योद्धा एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। दोनों योद्धा साहसी और समान क्षमता वाले प्रतिद्वंदी हैं। एक युवा योद्धा ने कहा, लाल पोशाक वाला धीरन सामान्य योद्धा नहीं है। उसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती है। लड़ाई का परिणाम चाहे जो भी हो, क्या ये सनातन के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा? ऐसा मत कहो। क्या तुमने उस व्यक्ति की तलवारबाजी तकनीक नहीं देखी? दूसरे युवक ने कहा। पहले ने कहा, तो क्या हुआ, इसकी कौन परवाह करता है। इस लड़ाई को कोई भी जीते, जब तरैया असुर आएगा
तो हारने वाले को भी उससे मुकाबला करना होगा और जीतने वाले को भी। हर कोई चर्चा कर रहा था कि दक्ष यानी परंपरा के भाई सनातन की तलवारबाजी तकनीक उच्च स्तरीय है। लोगों की बातें सुनकर दक्ष के चेहरे का भाव भी पूरी तरह से बदल गया था। वो इस लड़ाई को हर हाल में जीतना चाहता था। हालांकि उसका उद्देश्य तरैया असुर के विरुद्ध होने वाली लड़ाई से बचना नहीं था। वो लाल पोशाक वाले योद्धा के अभिमान को तोड़ना चाहता था। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा